and welcome back to PD Classes. I am Paras Tuggal and today we will discuss reorganization of states. ठीक है, चैप्टर 1 चल रहा है, challenges of nation building. First 3 topics cover कर चुका हूँ previous videos. Go and watch those videos and then come to this topic. ठीक है, and if you have doubt only in this topic, you can watch directly this video. That's it. ठीक है. Now see एक quick revision करते हैं कि अभी तक हमने अभी तक किया क्या है. ठीक है. सो इन द फर्स्ट चैप्टर हमें ये समझ आया बेसिकली कि इंडिया में टोटल आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट इंडिया को 3 चैलेंजेस फेस करने पड़े. ठीक है, हमने देखा दैट इंडिया फेस 3 चैलेंजेस. अब ये 3 चैलेंजेस कौन से थे, है ना. अ वेरी क्विक रिविजन. इंडिया फेस्ड 3 challenges. Those 3 challenges, the first challenge was to make a nation that is united and yet accommodative of the diversity as well. कि united भी हो और diverse भी हो. ठीक है. And second challenge was to establish democracy. भाई democracy establish करनी है. And third challenge was to make such policies which are good for entire sections of society. So development of all, ऐसी policies बनानी है ना. So basically first challenge was of social nature. Second challenge was of political nature. And third challenge was of economic nature. और ये 3 challenges और तीनों challenges I have told you कि that first challenge we will solve in first chapter. ठीक है, chapter 1. चैप्टर 2 में सेकेंड चैप्टर को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 3 में थर्ड चैप्टर को सॉल्व हम करेंगे. और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले चैलेंज को हमने सॉल्व करना है, जिसके अंदर फर्दर 3 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करनी है. और यही हमारे और टॉपिक्स भी थे, जिसमें पहला प्रॉब्लम था पार्टीशन, और पार्टीशन को हम सॉल्व कर चुके हैं. सेकेंड वॉज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उस पर 2 वीडियोज हैं. गो एंड वॉच दोज वीडियोस. प्रिंसली स्टेट्स के बारे में सारी चीजें हम कर चुके हैं. ठीक है, एक्सेशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर एज वेल इन 2 पार्ट्स. एंड लास्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ये टॉपिक हमारा जो अब हम अभी करने जा रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, सो दिस इज इट. सी फर्स्ट challenges for the new nation done. 3 challenge. first challenge first chapter. first challenge में further 3 problems. पहली problem partition, second problem integration of princely states, and third problem reorganization of states, जो हम solve करने जा रहे हैं. That's it. ठीक है, so let us start this reorganization of states. अब बेसिकली इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तो स्टेट्स ने बोला कि हमें रीऑर्गेनाइज करो. ठीक है, रीऑर्गेनाइज मतलब पहले तो प्रोविंसेस में बटे हुए थे, याद करो. India was divided into British Indian provinces and princely states. Princely states became part of India, let's say. But even after that, provinces जो थे वो तो उनकी borders किसी बेसिस पे बने थे जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किए थे, और that was not कोई ऐसा एक collective identity states की नहीं थी. स्टेट्स ने बोला हमें रीऑर्गेनाइज करो, और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेसिस जो रखा गया, स्टेट्स ने जो डिमांड किया, that was nothing but लैंग्वेज. बोला लैंग्वेज के बेसिस पे हमें रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. ठीक है, अब ये क्यों बोला ऐसा, और ये प्रॉब्लम क्यों बन गई, और फिर इसको कैसे सॉल्व किया गया, लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 20. बेसिकली सारे पिछले जितने टॉपिक्स थे मिला के अब हम क्वेश्चन 20 पे पहुंचे हैं, टॉपिक नंबर 4 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में. ठीक है, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. ये बोल रहा है कि सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स नहीं थी, एक तीसरी और भी प्रॉब्लम थी. पहली प्रॉब्लम हमें पता है पार्टीशन थी, दूसरी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी, और ये कह रहा है कि ये 2 प्रॉब्लम्स ही नहीं थी, एक और भी प्रॉब्लम थी. जस्ट अ वे टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. एंड थर्ड प्रॉब्लम वाज बेसिकली ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, है ना. बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. और ये रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या बोला स्टेट्स ने, कि किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करो हमें, ये बोला गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाना चाहिए. ठीक है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. ठीक है, ग्रेट.
नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया के नेशनल लीडर्स का व्यू क्या था अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इंडिया के जो उस समय लीडर्स थे उनका व्यू क्या था कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था। बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप ध्यान दो थोड़ा सा, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस वो क्या चाहते थे। अच्छा, उससे पहले देखो क्या है, that during colonial rule state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers। मतलब बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आर्बिट्रेरी मतलब ऐसे ही अपने मन से, ठीक है, बिना किसी बेसिस के। बेसिस अगर था तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी रहे, है ना। बट ऐसे स्टेट्स वर्क नहीं करते हैं, कुछ कोहेरेंस चाहिए, जो स्टेट्स के जो पॉपुलेशन है वो एक साथ रहने के लिए रहे साथ में, ठीक है, उनमें एक यूनिटी रहे, एक बेसिस रहे, दैट उनको एक पर्पस देगा, दैट फॉर दिस रीजन वी आर टुगेदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो कि अल्टीमेटली लीडर्स ने ये बोला, अल्टीमेटली लोगों ने ये बोला कि वो लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे किया हुआ था ये। एंड बिफोर और आफ्टर क्या उनके व्यूज थे नेशनल लीडरशिप के रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोगों ने डिमांड किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओ, तो लीडर्स की क्या व्यूज थे, लेट्स सी। पहले बिफोर इंडिपेंडेंस देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सोचते थे लीडर्स कि रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया का लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए या नहीं, लेट्स सी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें नटशेल में एक बार बता दूं ना, तो यस, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल द नेशनल लीडर्स वर वेरी वेरी कीन कि यार आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, दैट ऑन लैंग्वेज बेसिस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो डर गए, क्यों डर गए, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो मिली मगर पार्टीशन भी हो गया। पार्टीशन जिस बेसिस पे हुआ वो था रिलीजन, ठीक है। अब रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारे कल्चर का पार्ट है। अगर रिलीजन की वजह से इंडिया टूट गया तो उनको डर था कि कल को तो लैंग्वेज की वजह से भी इंडिया टूट जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दो तो पूरा यूरोप में कंट्रीज जो बने हुए हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं, है ना। ब्रिटेन फॉर इंग्लैंड फॉर इंग्लिश पीपल, ठीक है, जर्मनी फॉर जर्मन लैंग्वेज पीपल, जर्मन स्पीकिंग पीपल, फ्रांस फॉर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, है ना। तो वहां स्पेन फॉर स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, पोर्चुगल फॉर पोर्चुगीज स्पीकिंग पीपल। सो बेसिकली वहां पे लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज की हुई है, ठीक है। तो इंडियन लीडर्स को डर लग गया कि यार इंडिया पाकिस्तान का पहले ही पार्टीशन हो गया धर्म के नाम पे, और टुकड़े ना हो जाए लैंग्वेज के नाम पे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा सा डर गए। बिफोर इंडिपेंडेंस एज आई हैव टोल्ड यू एवरीवन वाज वेरी क्लियर कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लैंग्वेज के बेसिस पे हम करेंगे इंडिपेंडेंस मिलते ही। सो इंडियाज नेशनल लीडरशिप हैड रिजेक्टेड द बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एज आर्टिफिशियल। बोले जो ब्रिटिशर्स ने बाउंड्रीज बनाई हैं दोज आर कंप्लीटली आर्टिफिशियल, बात खत्म, ठीक है। एंड हेंस प्रोमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। और बोला बिल्कुल लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट्स बनने चाहिए, इस बात में हम मानते हैं, ठीक है। इनफैक्ट नागपुर सेशन कांग्रेस के ना ईयर एंड में सेशंस हुआ करते थे, ठीक है, दिसंबर में स्पेशली, और नागपुर में 1920 में सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। ये बच्चे क्लास 10th में भी पढ़ा था, नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस वाज द टाइम व्हेन when नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड, नागपुर सेशन, ठीक है, 1920 के कांग्रेस सेशन में, ठीक है, नागपुर में। द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड, बट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि नागपुर सेशन जब कांग्रेस को हुआ 1920 में, तो उस समय लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी तो रीऑर्गेनाइज होगी कि हाँ किस वाली जगह पे कौन से लोग काम करेंगे, किस जगह पे कौन से लोग काम करेंगे। तो ये भी डिसाइड कैसे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि कांग्रेस पार्टी में खुद में भी डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की गई, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे, तो मतलब वो चाहते थे कि इंडिया को भी लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है। और कांग्रेस की ही बहुत सारी प्रोविंशियल कमेटीज भी बनती थी, ठीक है। कमेटीज मतलब हाई लेवल जो लोग ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उनको भी लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाया गया। दैट वर आल्सो क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स व्हिच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
तो ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज को वो आर्टिफिशियल बोलते थे कि हम उसमें नहीं मानते, ठीक है। और लैंग्वेज के बेसिस को, प्रिंसिपल को वो रिकॉग्नाइज करते थे, जो नागपुर सेशन में भी किया, और प्रोविंशियल कमेटीज भी उन्हीं उसी बेसिस पे बनाई गई कांग्रेस पार्टी की। दैट्स इट। सो दिस इज वन थिंग। एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बार हम देखते हैं कि क्या नेशनल लीडरशिप को क्या क्या व्यूज उनके हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। Now see, after independence, our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. बोला हो सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट्स बने तो इंडिया की फंक्शनिंग डिसरप्ट हो जाए और इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए। तो ये थोड़ा सा डर आ गया सामने। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। सेपरेटिज्म बोला लैंग्वेज के बेसिस पे अभी स्टेट बना रहे हैं, कल को ये अलग कंट्री बनाने की डिमांड करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक न्यूली फाउंडेड नेशन पे प्रेशर आ जाएगा उन मूवमेंट्स को सप्रेस करने का, उनसे बातचीत करने का, नेगोशिएट करने का। And it was felt that this would draw attention away from other socio-economic challenges that the country faced. बोला इंडिया में अभी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं हम, है ना, अभी थोड़ा फोकस किस पे होना चाहिए, देखिए सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे, गरीबी हटानी है और बहुत काम करने हैं, ग्रो करना है, डेवलप करनी है चीज़ों को, है ना। तो अगर हम अभी लैंग्वेज के इशू को लेके आएंगे तो सारा ध्यान मेन इशू से हट जाएगा, इस पे आ जाएगा फोकस। ये सही नहीं है, इसीलिए वो पोस्टपोन कर रहे थे मैटर्स को कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का मैटर को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए तो बेटर है, ऐसा आफ्टर इंडिपेंडेंस लीडर्स ने सोचा। And the need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided. Also, memory of partition was still fresh. और अभी तक प्रिंसली स्टेट्स ने ही प्रॉपरली सबने डिसाइड नहीं किया था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की इंडिया में जाएंगे या इंडिपेंडेंट होंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। ऑल्दो मेजरली प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू गो विद इंडिया ओनली, है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सरदार पटेल, ठीक है। सो बात की बात है, मगर क्योंकि अभी प्रिंसली स्टेट्स का डिसाइडेड नहीं था तो थोड़ा सा और पोस्टपोन जान के कर रहे थे। और पार्टीशन जो हुआ था उसकी भी अभी मेमोरीज ताज़ा थी दिमाग में लोगों के भी और लीडर्स के भी, तो थोड़ा सा एक डर था कि अगेन भारत टूट ना जाए, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लीडरशिप के क्या व्यूज थे ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में भी बच्चे टोटल देयर आर 7 क्वेश्चंस, 6 हम अभी करेंगे, एक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स का क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्योंकि मैप में आता है बहुत बार और वो वैसे भी पूछा जा सकता है तो वो सेपरेटली हम करेंगे, दैट्स इट। अब हमें ये समझ आ गया कि बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लीडरशिप के व्यूज क्या थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा डर रहे थे पहले, जबकि बोलते थे कि करवा देंगे। बट लोगों ने इतना फोर्स किया कि अल्टीमेटली एक रीजन में भारत के एक ऐसी मूवमेंट हो गई कि सरकार को बात माननी पड़ी, ठीक है। और उस मूवमेंट का नाम क्या है? विशाल आंध्रा मूवमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। नाम से क्लियर है कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक है। बट आंध्र प्रदेश उस समय कुछ था ही नहीं, स्टेट ही नहीं था। तो लोगों ने डिमांड करी साउथ इंडिया में एक, अच्छा ठीक है, थोड़ा एक बारी पहले समझो हुआ क्या, रीड बाद में करवाऊंगा, पहले एक बारी समझो ध्यान से कि सीन क्या है। नाउ सी, दिस वाज इंडियाज मैप जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जो इसमें ये पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा, दिस मद्रास प्रोविंस, दिस येलो कलर पार्ट, ठीक है, दिस रीजन इज मद्रास प्रोविंस। You know that British India was divided into princely states and British Indian provinces, ठीक है। So this yellow part was a British Indian province which was known as Madras। अच्छा, इस मद्रास प्रोविंस में बेसिकली अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, और कौन सी वो 2 भाषाएं हैं मेजरली। अब तुम्हें आज का तो पता है, अगर हम आज की बात करें तो जो ये वाला एरिया है वो है तमिलनाडु। तो इस रीजन में ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो थी तमिल, और मद्रास के इस रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती थी ज्यादा, दैट लैंग्वेज वाज तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु बोलने वाले लोगों ने
अर्ज किया कि हमें एक अलग स्टेट बना दो तेलुगु स्पीकर्स का, सेपरेट स्टेट, जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट का बेसिस था और इसी मूवमेंट को बोला गया विशाल आंध्रा मूवमेंट। और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, दिस इज इट, दिस इज द इशू कि मद्रास जो ब्रिटिश का प्रोविंस हुआ करता था, ब्रिटिश प्रोविंस मद्रास, आफ्टर इंडिपेंडेंस तेलुगु स्पीकर्स लोगों ने बोला कि हमें अलग स्टेट बना दो आंध्र प्रदेश, स्पेशली फॉर तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन। नाउ सी, ठीक है, अब तुम्हें समझ आएंगी चीजें, तो अब ध्यान दो। द नेशनल लीडरशिप फियर्ड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेशनल लीडरशिप फियर्ड द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अभी बात करिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल लीडर्स फियर्ड कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। हेंस प्रोटेस्ट्स बिगैन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। तेलुगु बोलने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए पुराने मद्रास प्रोविंस में। दिस इज मद्रास प्रोविंस, कंप्लीट मद्रास प्रोविंस है ना, विच इंक्लूडेड प्रेजेंट है, जिसमें आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट्स केरला और कर्नाटका के भी उसमें आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा केरला का पार्ट आज का भी आ जाता है, थोड़ा सा कर्नाटका का पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, ऑल्दो केरला में लोग मलयालम बोलते हैं और कर्नाटका में लोग कन्नड़ ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, मगर मेजरली इसमें से तेलुगु स्पीकर्स ने अलग होने की बात की। ठीक है, देन विशाल आंध्रा मूवमेंट, क्या मूवमेंट का बेसिस क्या है, फॉर अ सेपरेट आंध्रा, अलग आंध्र प्रदेश चाहिए। डिमांड क्या किया कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस एंड बी मेड इनटू सेपरेट आंध्र प्रोविंस, की इनका एक अलग प्रोविंस बना दो आंध्र प्रदेश। और जितने भी आंध्रा के पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सारी ही ये चाहती थी कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए मद्रास प्रोविंस का और तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बन जाना चाहिए। अब एक लीडर उसमें से मेजरली जो सामने आए, उन लीडर का नाम है पोती श्री रामुलु। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोती श्री रामुलु। ये कांग्रेस के लीडर थे, गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। ठीक है, और क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे तो गांधी जी भी फास्ट पे बैठते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। पोती श्री रामुलु ऑल्सो वेंट टू एन इनडेफिनिट फास्ट, आमरण अनशन, बोले मैं तो नहीं उठूंगा जब तक मेरी बात नहीं मान ली जाएगी, जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बना दिया जाएगा बेस्ड ऑन लैंग्वेज। और वो फास्ट पे तो बैठ गए, 56 डेज के बाद डेथ भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अगेन वेरी ट्रैजिक। अब जब ऐसा हो जाएगा, एक लीडर लोगों का मर जाएगा, तो लोग वायलेंट हो जाएंगे और सड़कों पर उतर आए आंध्रा रीजन में। ठीक है, पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू स्ट्रीट्स, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई क्योंकि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ऑब्वियसली सप्रेस तो किया जाएगा थोड़ा सा। और इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड, सी दिस इज नॉट मारस, इट इज मद्रास, MADRAS, काइंडली करेक्ट दिस। ठीक है, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, कि वी आर गेटिंग आउट ऑफ द असेंबली, MLAs ने रिजाइन कर दिया कि भैया यहाँ पे अब हमारे लीडर की जान चली गई है और हमें अब एट एनी कॉस्ट एक सेपरेट स्टेट चाहिए बेस्ड ऑन लैंग्वेज। और अल्टीमेटली फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा in December 1952. Please remember the year and month as well. December 1952. So when was the first linguistic state created in India? First state reorganized on the basis of language. It was Andhra Pradesh. And in which year and month? December 1952. प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला स्टेट इंडिया में बन गया बेस्ड ऑन लैंग्वेज, दैट्स इट। दिस इज विशाल आंध्रा मूवमेंट, जस्ट लर्न दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है, आई हैव मेड दीज नोट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी को मैंने स्टोरी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आंसर्स में बदल दिया, और क्वेश्चन आंसर जितने उस टॉपिक से आज तक आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बदल दिया, फ्लो चार्ट्स में बदल दिया, पॉइंट्स में बना दिया, कुछ इजी कर दिया, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया फॉर यू, ठीक है। एंड इट आई हैव कंप्लीट पीडीएफ ऑफ ऑल दीज नोट्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये नोट्स कर रहे हो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स माई गारंटी। एक बार ये नोट्स खत्म करो, बात खत्म। उसके अलावा एमसीक्यू भी इन्हीं में से ही आएंगे, अच्छे से करना है, मगर 2 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चन। हाँ, मैप्स के लिए आई विल सेंड यू अ डिफरेंट पीडीएफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैप्स एंड कार्टून्स आर डिफरेंट, उनके लिए अ डिफरेंट पीडीएफ, उसके बाहर से भी मैप्स कार्टून्स भी नहीं आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस वॉज विशाल आंध्रा मूवमेंट। अब जब एक स्टेट, मतलब घर में एक बच्चे को टॉफी मिल गई, चॉकलेट मिल गई, तो बाकी बच्चे क्या बोलेंगे, अब हमें भी चाहिए, है ना। इट्स अ चेन रिएक्शन। तो क्योंकि ऐसा हुआ, बाकी स्टेट्स ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया। अब आंध्र प्रदेश क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब नेशनल लीडरशिप को पता था कि यार बाकी बच्चे भी बाकी स्टेट्स पे डिमांड करेंगे, तो उन्होंने खुद से ही एक कमीशन बना दी, जिस कमीशन का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। एसआरसी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कब बनाई, 1953 में। और ये कमीशन को एक काम दे दिया कि जाओ और देखो कि पूरे इंडिया में कौन से स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज होना चाहते हैं और कितने हो सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से फिजिबल है, वो भी देख के आओ, ठीक है। और इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट बना दिया गया, कब, 1956 में, ठीक है। That's it. This is this question. Let's understand this. The formation of Andhra region ignited struggle for making of other states on linguistic basis. Obviously, क्योंकि आंध्र प्रदेश बना लैंग्वेज के बेसिस, बाकी बच्चे बोले हमें भी बनाओ, मतलब बाकी स्टेट्स। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दी गई 1953 में, पहली बात। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दी गई 1953 में। और ये कमीशन क्यों बनाई गई, द स्ट्रगल्स फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, ठीक है। क्योंकि एक स्टेट बन गया लैंग्वेज की वजह से, बाकी स्टेट्स ने भी प्रोटेस्ट किया, तो उनकी स्ट्रगल की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को 1953 में कमीशन बनानी पड़ी, टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, कि जो स्टेट बाउंड्रीज है उनको रीड्रॉ किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे या कैसे, वो देखो उसमें। एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया गया उसके बाद 1956 में, उन्हीं की रिपोर्ट के बेसिस पे। सो एसआरसी ने अपनी रिपोर्ट दी और वो एक्सेप्ट कर ली गई, और उन्होंने ये बोला, एक्सेप्ट किया, सॉरी, द एसआरसी एक्सेप्टेड कि बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। बोल कि इंडिया में, बोले कि इंडिया में जो स्टेट्स बनने चाहिए ना, वो बॉर्डर्स उस बेसिस पे बनने चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही इंडिया में स्टेट्स हो, ठीक है। दैट वाज एक्सेप्टेड बाय कमीशन, और वो ठीक भी था, ठीक है। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। यूजुअली व्हेन आई से दैट, किसी भी आदमी को बोलो हु आर यू, तो वो बोलेगा आई एम अ पंजाबी, आई एम अ हिंदू। नाउ सी, हिंदी एंड पंजाबी आर लैंग्वेजेस, या तो लैंग्वेज या रिलीजन से एफिलिएट करके खुद को बताएगा। सो लैंग्वेज और रिलीजन अपनी आइडेंटिटी के बहुत एक पर्सनल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने कल्चर का। सो उसी के बेसिस पे स्टेट्स बनना, इट वाज अ गुड थिंग। और उन्हीं के बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, उन्हीं की रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट बना दिया गया 1956 में, वो पास हुआ। कमीशन 53 में आई, एक्ट 1956 में, और जिसके बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, ठीक है। ऑल्दो इसमें कुछ वेरिएशन था, रिपोर्ट में कुछ और सजेस्ट किया गया था, 2-3 स्टेट्स उसमें ज्यादा थे, यूटीज कम थी, मगर इन्होंने स्टेट्स कम कर दिए, यूटीज ज्यादा कर दी, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि सेंटर चाहता है कि मेरा कंट्रोल ज्यादा रहे, स्टेट्स कम हो, यूनियन टेरिटरीज ज्यादा हो, ठीक है। सो दिस हैपेंड, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद करके रखना है कि कितनी स्टेट्स और कितनी यूटीज बनी है, एमसीक्यूज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड द एक्ट। इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल हैव टू राइट दिस ओनली, इसके अलावा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को एकदम एक्सेप्ट कैसे कर लिया गया। अभी तक तो नेशनल लीडरशिप परेशान थी कि यार आफ्टर इंडिपेंडेंस की नहीं करना है लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज, मगर एकदम एक्सेप्ट कर लिया, क्या कारण थे, लेट अस सी, ठीक है, कि एकदम क्यों एक्सेप्ट कर लिया। इट वाज होप्ड दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स, द थ्रेट ऑफ डिवीजन सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड।
तो उनको लगा कि यार अगर हम इनकी बात मान लेंगे ना तो सेपरेटिज्म का मतलब स्टेट्स के अलग होने का खतरा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चों की घर पे बात मान ले अगर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच्चे झूठे हो जाते हैं और बच्चे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल तो बच्चे उतना ही बाहर को भागते हैं, है ना। अगेन देयर इज अ मूवी दिल चाहता है ना, अगर तुमने देखी है तो अगेन वहां पे वो गोवा के बीच पे बैठे होते हैं और वो उसको एग्जांपल दे रहा होता है कि अगर ये रेत को मैं जितना ज्यादा अगर मुट्ठी में पकड़ के दबाऊंगा ना उतनी ही रेत ये बाहर आएगी, मतलब द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मोर थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एंड द मोर फ्रीडम यू विल गिव, मतलब अगर उसको रेत को सिर्फ हाथ पे रख लोगे तो वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। सो यही चीज उनको लगी कि अगर इनकी बात हम मान ली जाएगी, ज्यादा कंट्रोल ना करके इनकी बात सुन लेंगे तो सेपरेटिज्म कम हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे स्टेट्स। दूसरी बात, दिस स्टेप वॉज मोर डेमोक्रेटिक एज वेल, है ना। बात मान ली जाना वॉज मोर डेमोक्रेटिक स्टेप, वी आर इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, है ना। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फेडरलिज्म, मतलब अपने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं यूनिट्स की भी बात सुनी जाना। सो दिस प्रिंसिपल वाज कंसिडर्ड एज मोर डेमोक्रेटिक, लोग चाहते हैं कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे रिऑर्गेनाइज होना है तो कर तो बात खत्म। सो दीज वर टू रीजंस व्हाई linguistic reorganization of states was accepted, even though beforehand they were reluctant, beforehand the states were the central government was reluctant, national leadership was reluctant, ठीक है। उसके अलावा आज का इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है कि कर दी जस्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मगर उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए और उसको जस्टिफाई करो कि हाँ वो ठीक करी गई, जो भी किया गया सही किया गया, ठीक है। एक तो सही किया गया और दूसरी बात उससे पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में चेंजेस क्या आए फर्दर मोर, ठीक है। बाद में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन नहीं आया बट यू शुड नो दिस, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट 100 मार्क्स तो बच्चे सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन योर एनसीईआरटी शुड बी लर्नड बाय यू, बट शर्त यह कि एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे दिया तो तुम इजीली कर पाओगे, ठीक है, बट करना जरूर पड़ेगा। नाउ सी, सो सबसे पहली बात तो द लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बने और जो मूवमेंट्स हुई उससे इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की नेचर बदल गई। कैसे? द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल एलिट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। पहले क्या होता था, पॉलिटिक्स में सिर्फ वही जा पाता था जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट हुआ करते थे, इंग्लिश बोलने वाले प्लस अमीर लोग, है ना। जितने भी हैं फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी, पटेल जी, है ना, एवरीवन वाज बैरिस्टर, गांधी या बाकी सब भी। सो बेसिकली और ये इंग्लिश बोला करते थे। अब क्योंकि सेंट्रल पॉलिटिक्स में डोमिनेशन इंग्लिश की थी, मगर क्योंकि लैंग्वेज इश्यूज अलग अलग स्टेट्स ने अपने उठाए, इसका मतलब अब अगर कोई गांव की भाषा भी बोल रहा है, अपने रीजन की भाषा भी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, वो लोग भी लोगों को इन्फ्लुएंस करके आगे पॉलिटिक्स में जा सके, ठीक है। तो सिर्फ स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट से हटके भी लोग और भी आगे जाने लगे, ठीक है। Second, linguistic reorganization of states also gave some uniform basis to the redrawing of the state boundaries. यूनिफॉर्म बेसिस, सिमिलर बेसिस, मतलब पूरे इंडिया को एक सिमिलर बेसिस मिल गया कि यार ठीक है सारे स्टेट्स ये चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज होना है, तो ठीक है। तो सारे स्टेट्स यूनिफॉर्म बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाने लगा, जो कि एक कन्वीनियंट चीज थी इंडिया के लिए। एंड देन इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैड फेयर्ड अर्लियर। तो जो डर था कि इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। इट्स एविडेंट अब तो 28 स्टेट्स आर देयर बट नथिंग लाइक दैट इंसिडेंट हैपन, जो डर था कि नहीं इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। ऑल तो कुछ चीजें तो चलेंगी बच्चे, है ना। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, द मोस्ट डाइवर्स कंट्री, तो ये सब चीजें होना तो बहुत लाजमी है, बट फिर भी इतना ज्यादा जो डर था कि इंडिया टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वैसा नहीं हुआ कुछ। देन लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार इंडिया में डाइवर्सिटी है, उस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया दैट वी एज अ कंट्री द चेरिश डाइवर्सिटी, ठीक है, विभिन्नता को हम चेरिश करते हैं, ठीक है। एंड देन इट वाज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस व्हिच कुड एट टाइम्स बी ऑपोजिशनल। तो अगर मतलब अब क्या हुआ, एक
एकोमोडेशन वाली बात आ गई, मतलब अगर कोई दो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग भाषा को बोलने के लिए बनना चाह रहे हैं स्टेट्स, ठीक है, एंड वो बना दिए गए, एक्सेप्ट किया गया। दूसरी बात, इंडिया में दो ओपिनियंस, कुछ चाहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, कुछ चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए, मगर बात को कैसे नेगोशिएट करके सेटल करना है ना, रिकॉग्नाइज किया गया कि डाइवर्सिफाई अलग अलग व्यूज भी हो सकते हैं एक ही देश में, है ना, वो एक्सेप्ट करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, अगेन अ गुड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एंड देन इट वाज एसोसिएटेड विद प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। प्लूरैलिटी, सिर्फ सिंगुलर, एक की बात नहीं कर रहे हैं, बोले लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो ठीक है हम अलग अलग स्टेट्स बना देंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, अलग अलग लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया, प्लूरैलिटी, not just one, plural. Much of the politics in the later period was to take place within this framework। और उसके बाद अभी हम फ्यूचर में जब इंडियन पॉलिटिक्स अभी पढ़ेंगे आगे ना, तो तुम्हें समझ आएगी कि इंडिया के बाद इसमें जितनी पॉलिटिक्स इंडिया में होगी इसके बाद, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेगी, लैंग्वेज इशू परमानेंट चलता रहेगा। तो लैंग्वेज ने इंडियन पॉलिटिक्स में बाद में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। सो दिस वाज इट। एंड 1961 के बाद एक बार रीऑर्गेनाइजेशन जब कर दिया गया, उसके बाद ये इंडिया का मैप था, ठीक है, प्रेजेंट मैप नहीं है ये, प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया इज दिस, ठीक है, इसको भी समझेंगे एक बार, डोंट वरी बाद में, बट ये 1961 का इंडिया का मैप है, ठीक है। इसमें देखो अब आंध्र प्रदेश अलग बन गया, एंड मद्रास इज देयर, अभी मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु नहीं किया, मद्रास इज देयर, एंड मैसूर इज देयर, इट्स नॉट कर्नाटका एज ऑफ नाउ, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र आर सेपरेट, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा पार्ट 2 में। एंड सी हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, बट हिमाचल प्रदेश भी दो टुकड़ों में है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, देखो दिस इज हिमाचल प्रदेश, और ये पंजाब का पार्ट है और हरियाणा दिख ही नहीं रहा है ना, नॉट पंजाब का पार्ट, मतलब सिर्फ इतना सा तो हिमाचल नहीं है, कुछ हिमाचल मतलब अभी पंजाब का पार्ट है इस समय तक 61 तक, ठीक है। और ये हिमाचल जो है ये एक यूनियन टेरिटरी की तरह बनाया गया था, उसके अलावा हरियाणा अभी तक स्टेट ही नहीं है, जस्ट इमेजिन सी, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इसमें झारखंड तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इसमें उत्तराखंड तुम्हें नहीं दिख रहा है ना। तो ये सब स्टेट्स बाद में बनेंगे, मगर 1961 के टाइम पे ये हमारे इंडिया की हालत थी। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखो, नागालैंड एज ए स्टेट नहीं दिख रहा है, मिजोरम एक स्टेट नहीं दिख रहा है, ठीक है, अरुणाचल नहीं दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी दिख रहा है, नेफा दिख रहा है सिर्फ, NEFA। तो ये सारी रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, कब हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 2 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टॉपिक है। सबसे पहले हमने देखा कि नेशनल लीडरशिप के बिफोर इंडिपेंडेंस क्या व्यूज थे, बोले थे कि हम करेंगे इंडिया को रीऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। सो दे वर रेडी टू डू दैट, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि उनको लगा कि अभी मेजर फोकस अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो उससे उस इशू से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशू से ये बात मुद्दा इंडिया में हट जाएगा, तो वो एक गलत बात हो जाएगी, थोड़ा पोस्टपोन कर रहे थे। थोड़ा सा इनको डर भी था कि सेपरेटिज्म ना हो जाए इंडिया में, अलग अलग कंट्रीज बनाने की बात ना करें फिर स्टेट्स, ठीक है। पार्टीशन का भी एक मेमोरीज जो थी वो फ्रेश थी अभी, और फिर अभी प्रिंसली स्टेट्स ने भी डिसाइड नहीं किया था उनका फ्यूचर, तो इसीलिए पोस्टपोन किया जा रहा था। फिर एक विशाल आंध्रा मूवमेंट हुई। विशाल आंध्रा मूवमेंट मतलब क्या था, मैसूर जो मद्रास जो प्रिंसली जो आई एम सो सॉरी द मद्रास विच वाज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, वहां पे जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने बोला कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश। उसके लिए मूवमेंट हुई। मूवमेंट के मेन लीडर बने पोती श्री रामलू, ठीक है, और ये एक कांग्रेस के लीडर थे और ये गांधीयन थे। ये इनडेफिनिट फास्ट पे बैठ गए। फास्ट पे बैठने के बाद 56 डेज के बाद इनकी हो गई डेथ, ठीक है। इसके बाद वहां पे और भी लोग भड़क गए, लोग स्ट्रीट्स पे उतर आए, इवन सारे पॉलिटिकल फोर्सेस भी यही चाहते थे कि विशाल एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बनना चाहिए फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, ठीक है। एंड इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, बहुत सारे लोगों की जान भी गई इन पुलिस फायरिंग। अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दिसंबर 1952
1952, remember this. December 1952 was the time when the first state based on language was created, and that is Andhra Pradesh. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज. अब जब एक को मिल गया जो उसने मांगा, तो आगे सबने डिमांड करनी शुरू की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दी 1953 में. उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके बेसिस पे एक एक्ट बना दिया गया 1956 में, जिसके बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई. ठीक है. अच्छा, फिर लीडर्स ने एग्री क्यों किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना देते हैं, जबकि पहले तो वो डर रहे थे. ये सोचा गया कि इससे सेपरेटिज्म कम हो जाएगा. सो इट वाज होप्ड कि सेपरेटिज्म इससे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर लोगों की सुन लेंगे तो लोग अलग होने की बात नहीं करेंगे. दूसरी बात, इट वाज अ मोर डेमोक्रेटिक चॉइस, है ना. लोग, डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपल, तो लोगों की सुनना वाज अ मोर डेमोक्रेटिक चॉइस. लोग चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर रिकॉग्निशन सुनना है, तो ठीक है. देन इसकी सिग्निफिकेंस की बात करी हमने, लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन की. इससे पूरी इंडियन पॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदल गई, है ना, क्योंकि अब सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग इलीट ही नहीं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर पाने लगे पॉलिटिक्स में, इंग्लिश स्पीकिंग इलीट के अलावा भी. ठीक है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर पाने लगे. ठीक है. सो रीजनल इश्यूज की बात होने लगी. ठीक है. और ये लैंग्वेज इशू आगे भी फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा. ठीक है. ये 5 क्वेश्चंस मेजरली हमने किए हैं. इसके अलावा न्यू स्टेट्स कब और कैसे बने, दिस इज समथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. दिस, ठीक है, इसमें बिकॉज इट्स अ लिटिल टाइम टेकिंग, तो इसको वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं. विल कम विद, आई विल कम विद पार्ट 2 आल्सो एज वेल. ठीक है. दैट्स इट. इफ यू हैव एनी डाउट, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you want the notes, again ask me in the comment section. And if you want to join live classes, again you can tell that in comment section as well. ठीक है. Live classes will help you बच्चे, because live classes में पर्सनली एक एक बच्चे की क्या कमियां हैं, because it's not just about कि चीज़ें समझ आ गई, उसके बाद तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग को चेक करना. तो हर एक की अपनी कुछ कमियां होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो कमियों को सही करना. ठीक है. टेस्ट के थ्रू पता चलता है, इवेल्युएशन होता है कि हाँ किसका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, किसका क्या वीक पार्ट है, कौन पॉइंट्स में लिख पा रहा है, कौन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर पा रहा है. तो उसी हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, जिससे नंबर कंपैरेटिवली बहुत बढ़ जाते हैं. ठीक है. आई हैव टीच स्टूडेंट्स जो प्री बोर्ड्स में फेल हुआ करते थे और उनके फाइनल्स में 85 एंड 90 मार्क्स आए हैं. ठीक है. फेलियर स्टूडेंट्स हु गॉट 90 मार्क्स अल्टीमेटली. ठीक है. एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको प्रेजेंटेशन अच्छा होने लगा, उनको चीजें समझ आने लगी, वो लर्न करने के तरीके समझ आने लगे, कीवर्ड्स पे वो फोकस करने लगे. तो दैट इज अ डिफरेंट स्किल. ठीक है. गेटिंग अ मार्क्स इज अ डिफरेंट स्किल. ठीक है. तो वो लाइव बैचेस में थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है पढ़ाना. दैट्स इट. दिस वाज फॉर टुडे. I'll come up with the next video on creation of new states, that is part 2 of reorganization of states.